नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बैंकिंग क्षेत्र के बची कुछ चीजें और पढ़ लेंगे। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 लोक सेवा आयोग से सीओ जनपद पंचायत हूं। आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जिसको मुद्रास्फीति और हम जिसको महंगाई के रूप में समझते हैं, या मुद्रा अपस्फीति जिसको हम मंदी के रूप में समझते हैं, डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन। तो इस टॉपिक को क्लियर कर ले रहे, फिर हम एक और टॉपिक देखेंगे। एक छोटा सा नियम है जो बहुत बार पूछा जाता है, ग्रेसम का नियम क्या है वो, और ये महंगाई और मंदी से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। आखिरी चैप्टर में आपके लिए लेके आऊंगा बैंकिंग शब्दावली, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हवाला वगैरह इत्यादि। और उसके बाद फिर हम मनी मार्केट को खत्म करके कैपिटल मार्केट की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या, या महंगाई, मुद्रास्फीति या महंगाई मतलब क्या। मार्केट में दो चीज होती है, वस्तु या सेवा, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा होती है, डॉक्टर सेवा देता है, जैसे डॉक्टर सेवा देता है, और किराना वाला क्या करता है, किराना वाला वस्तु देता है। ये दोनों चीजें, और दोनों ही चीजों को हम किससे खरीदते हैं, रुपए से, भारतीय मुद्रा या जिसको हम बोलते हैं मुद्रा से। यदि वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाए, जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति बोलते हैं। और अच्छे देखते, अर्थव्यवस्था की कैसी कंडीशन, जब वस्तु और सेवा की तुलना में बाजार में रुपए की उपलब्धता या मुद्रा की उपलब्धता बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब इसको हम ऐसे एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इसमें कैसे महंगाई बढ़ती, वो देखते हैं। अब इसको महंगाई से जोड़ के देखते हैं। जैसे पहले मार्केट में वस्तु कितनी थी, कोई बाजार में वस्तु केवल कितनी बनती थी, 5 वस्तु बनती थी, और वो था जूता। वो क्या था, रेड चीफ का जूता। ठीक है। खरीदने वाले कितने थे, खरीदने वाले थे 4। खरीदने वाले थे कितने, 4। ये 4 ही लोग क्या करते थे, खरीदते थे। और एक पैर हमेशा क्या होता था, एक पैर हमेशा क्या होता था, बच जाता था। एक पैर हमेशा बच जाता था। इससे क्या होता था कि मांग और पूर्ति का संतुलन क्या है, बना रहता था। जितनी मांग होती थी उसी हिसाब से पूर्ति होती थी। परंतु मान लो कि बाजार में रुपए जो था उसकी उपलब्धता क्या हो गई, बढ़ गई। तो फिर जूता तो 5 ही बन रहे, जूता कितने बच रहे हैं, बन रहा है 5, पर खरीदने वाले अब कितने हो गए, 6। पहले 4 थे, अब कितने हो गए, 6। तो ऑब्वियस बात है 5 जूता तो बिक ही जाएगा, और एक जूते की डिमांड क्या होगी, बच जाएगी। एक जूते की डिमांड रह जाएगी। और जब ये 6 लोग 5 जूते को खरीदने के लिए जाएंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि पहले मुझे मिल जाए, और उसमें क्या होगा, इस जूते की कीमत क्या होगी, इस जूते की कीमत बढ़ जाएगी। और इसीलिए क्या होगा कि वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है, नॉर्मल बाजार में बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, महंगाई। अब एक क्वेश्चन आता है कि महंगाई या मुद्रास्फीति की तुलना में रुपए की कीमत या करेंसी की जो कीमत है वो घटती है या बढ़ती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा, आपने देखा है बाजार में 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के बंद हो गए। जो छोटे छोटे सिक्के आपने बचपन में देखे होंगे, वो सब बंद हो गए। ये जो सिक्के बंद हो गए हैं, इससे रुपए की कीमत बढ़ गई या घट गई, सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं, बंद नहीं हुआ। एक ऑप्शन है बढ़ गई, एक ऑप्शन है घट गई। तो ऑप्शन बी सही है, घट गई। कैसे देखते, पहले जिस 10 पैसे से आप एक गोली, संतरे की गोली, खाए की संतरे की गोली खरीद पाते थे, वो आप अब नहीं खरीद पाते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1 रुपए खर्च करना पड़ता। यानी कि पहले क्या होता था, 10 पैसे में कितनी आती थी, एक गोली आ जाती थी, और अब 1 रुपए में एक गोली आती। मतलब कहीं ना कहीं रुपए की जो परचेस करने की पावर है वो घट गई। यानी कि जब महंगाई होती है तो रुपए की या करेंसी की जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती, घट जाती, और वस्तु की पावर्स क्या हो जाती, बढ़ जाती। अब हमको ये चीज तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताई, हमको तो ये देखना है कि मुद्रास्फीति की कंडीशन में बैंक, ऋणी, ऋणदाता, आयात निर्यातक को क्या फायदा क्या नुकसान होता, अभी समझ।
बैंक को क्या फायदा क्या नुकसान होता होगा मुद्रास्फीति की स्थिति में? नोट करते जाएं जो लोग देख रहे हैं। हम इसको बस मुद्रास्फीति लिख दे रहा हूं यहाँ, आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट खींच लें या आप इसको नोट डाउन कर लें। मुद्रास्फीति की स्थिति में बैंक को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी? तो बैंक को लाभ नहीं होगा, हानि होगी। कैसे? अभी देखिए, मान लो कि बैंक ने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए थे। वो एक कौन था? किसान। किसान को कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए। कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए। 12 मंथ या महीने के लिए कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपए दिए थे। और ब्याज उससे कितना ले रहे थे? 5% वार्षिक। तो इसका 5% कितना होगा? 500 रुपए। तो इसको आप देना कितना है? 10,500 रुपए। कितने दिन के बाद? 12 महीने के बाद अदा करना है। इस किसान ने इस 10,000 रुपए से क्या किया था? 1,000 रुपए प्रति क्विंटल क्या किया था? गेहूं खरीदा था। तो कितना आया होगा? 10 क्विंटल। पर जब साल भर बीत गया, जब एक साल बीत गया, तो एक साल बीतने पे इस गेहूं की कीमत कितनी हो गई? 1,025 रुपए। 1,1100 रुपए मान लीजिए। कितनी हो गई? 1100 रुपए हो गई। अब किसान ने जो 10 क्विंटल गेहूं खरीदा था, उसको उसने खेत में बोया। बोने के बाद जितना भी पैदा किया उसने किस भाव में बेचा? 1,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा। यानी कि इस व्यक्ति ने, बैंक ने जो 10,000 रुपए दिए थे, वो पहले 10 क्विंटल गेहूं ही खरीदने में क्या हो रहे थे? खर्च हो रहे थे। अब इसने अगर 10 क्विंटल गेहूं बेचे तो कितने के हो गए? 11,000 रुपए। एक साल बाद 11,000 रुपए में 10 क्विंटल गेहूं इसने बेचा, क्योंकि कीमत क्या हो गई है? अब 1,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। समझ में आ रहा? जब ये 1,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई और उसने 10 क्विंटल गेहूं बेचा तो कितने के हो गए? 11,000 रुपए। और बैंक को उसको कितने देना? 10,500। यानी उसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा। उसने 10 ही क्विंटल गेहूं जब भी खरीदे थे और अभी भी 10 क्विंटल गेहूं ही बेच के पैसा दे दिया और 500 रुपए क्या कर लिए? बचा लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी महंगाई बढ़ेगी तो जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला मतलब ऋणदाता, उसको भी क्या होगा? नुकसान होगा, हानि होगी, हानि होगी। और बैंक भी क्या है? ऋणदाता है। बैंक के साथ एक और जमाकर्ता भी है बैंक। तो ऋण देने के मामले में बैंक अगर ऋण देगी तो उसको क्या लाभ होगा? नहीं होगा, हानि होगी। और ऋण देने वाले को भी क्या होगा? हानि होगी, लाभ नहीं होगा। कैसे होगी वही समझ में आ गया। और आगे देखते हैं ऋणी को क्या होगा, यानी किसान या जो लोन ले रहा है उसको क्या होगा? उसको फायदा होगा। अभी आपने देखा कि किसान ने किस तरह क्या किया, उतना ही गेहूं खरीदा और उतना ही गेहूं बेच के क्या कर दी? पटा दी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा, 500 रुपए बचा ली। तो इसमें ऋणी को क्या होगा? लाभ होगा, हानि नहीं होगी। अब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है आयात निर्यात। आयात निर्यात देखते हैं। आयात मतलब क्या? मान लो $1 की कीमत पहले थी 60 रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहले ही समझा चुका हूं कौन बदलता है। $1 बराबर 60 रुपए कौन दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी क्या हुआ, एक पप्पू नाम का आदमी है। कौन है? पप्पू, जो शर्ट बेचने का काम करता है। क्या करता है? विदेश में शर्ट बेचता है। ठीक है। भारत में बनाता है, विदेश में शर्ट बेचता है। और उसकी एक शर्ट जो है वो $1 में बिकती है अभी। और जब $1 को वो किसके पास लेके आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उसको मिल जाते हैं 60 रुपए। ये हो गया मामला क्लियर। इतना समझ में आपको आ गया हो? हम आयात निर्यात की बात करें। अब मान लो कि महंगाई बढ़ गई, पहले की तुलना महंगाई बढ़ गई तो डॉलर का रेट तो फिक्स है इंटरनेशनल मार्केट। बस महंगाई बढ़ने का मतलब ये होगा कि रुपए की कीमत घट गई। रुपए की कीमत घटेगी मतलब कि पहले $1 का 60 रुपए होता था, घटने से क्या होगा? $1 का 70 रुपए होगा। तो जब महंगाई हुई तो महंगाई में क्या हुआ? रुपए डाउन हो गया। तो क्या होगा? $1 बराबर अब हो गया 70 रुपए। और अभी भी इस पप्पू नाम के आदमी की शर्ट क्या है? विदेश में $1 में बिक रही है। उसने फिर एक शर्ट बेचा, $1 लाया और किसको दिया? आरबीआई को दिया। और आरबीआई इसको इस बार कितने रुपए देगी? 70 रुपए। तो ये आदमी अब और शर्ट बेचेगा, ये बेचना बंद कर देगा। अब ये और शर्ट बेचने का प्रयास करेगा। यानी कि जब भी महंगाई बढ़ती है
निर्यात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो निर्यातक को हमेशा फायदा होगा, हानि नहीं होगी। तो इसका उलट जाएगा, आयातक को क्या होगा, आयातक को क्या होगा, हानि होगी, लाभ नहीं होगा। आपको उम्मीद है ये मैटर समझ में आ गया। और अभी अभी आप गौर करेंगे कि चीन यही कर रहा है। चीन जानबूझकर क्या करता है, मैंने जब ये बात पढ़ाया था कि चीन जब जानबूझ के कैसे अपनी मुद्रा की कीमत अवमूल्यन कर करके क्या कर रहा है, नीचे कर देता है। वो किस लिए कर रहा है, ताकि उसका निर्यात बढ़ जाए और उसमें आयात ना हो। अब आयात कैसे प्रभावित होता है ये भी देख लेते हैं, आयातकों को कैसे नुकसान होता है। वही कंडीशन है महंगाई वाली, और महंगाई में आयातक को $1 बराबर क्या है, 60 रुपए है। और वो आयातक क्या खरीद के लाता है, वो बैरल में डीजल या क्रूड ऑयल, जब कच्चा तेल खरीद के लाता है। 1 लीटर उसको कितने का मिल रहा है, 1 लीटर मान लो उसको $1 का मिल रहा है। ये रेट मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बस आपको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 लीटर कच्चा तेल उसको $1 का मिल रहा है, यानी वो 60 रुपए किसको देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको $1 देगी, तब जाके वो 1 लीटर क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा। अब हो गई भैया महंगाई, महंगाई हो गई मतलब जो $1 का 60 लीटर, जो $1 का 60 रुपए हो रहा था, वो हो गया $1 का 70 रुपए। तो अब उसको कितने रुपए देना पड़ेगा, 70 रुपए आरबीआई को देना पड़ेगा। जब जाके उसको $1 मिलेगा, तब जाके वो 1 लीटर खरीद पाएगा। यानी लीटर सेम है, डॉलर सेम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेम, 10 रुपए उसके जबरदस्ती क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा। किस वजह से, क्योंकि महंगाई हो गई। तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा तेल खरीदेगा, कम तेल खरीदेगा, वो कम तेल खरीदेगा। मतलब आयातक जितने हैं उनको महंगाई से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ये उम्मीद है आपको ये चारों चीज समझ में आ गई होगी, और इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेम अविस्फीति या डिफ्लेशन की स्थिति में होगा। दूसरा देते अविस्फीति या मंदी से भी जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन भी बोलते हैं। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी कंडीशन है जब वस्तु और सेवा की तुलना में बाजार में क्या होता है, मूल्य रुपए की उपलब्धता या करेंसी या मुद्रा की उपलब्धता क्या हो जाती, घट जाती। मतलब 5 जोड़ी जूते बन रहे थे, खरीदने वाले पहले थे 4 के पास पैसा था। अब क्या होगा, पैसे की मात्रा क्या हो गई, घट गई, तो जूते 5 ही बने, और अब खरीदने वाले और क्या बचे, 3 बचे। तो पहले 1 जोड़ बच रहा था, अब 2 जोड़ बचेगा। अब ये 2 जोड़ बचेगा तो ये बिकेगा नहीं, और जब ये बिकेगा नहीं तो ये कंपनी 2 जोड़ जूता कम बनाएगी अगली बार से। और जब ये कंपनी कम बनाएगी तो इसको क्या होगा, कम कर्मचारी चाहिए बनाने के लिए। कर्मचारी भी क्या चाहिए, कर्मचारी कम चाहिए। तो ये क्या करेगी, जितने एक्स्ट्रा कर्मचारी उनको फायर कर देगी। एक्स्ट्रा को फायर करना मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को क्या कर देगी, हटा देगी, हटाएगी। एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हटाएगी तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी, खत्म, इनकम खत्म। तो ये कहां जाते थे, गौर करो, ये जाते थे किराने की दुकान पे, वही ट्रिकल डाउन थ्योरी में पिछले बार। ये दारू की दुकान पे भी जाते थे, ये कपड़े की दुकान पे जाते थे, ये जूते की दुकान पे जाते थे, ये सैलून में जाते थे, ये तमाम जगह जाते थे। जितनी जगह ये जाते थे तो उसमें से केवल उतनी जगह जाएंगे जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बाकी जगह ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनकी इनकम हो गई है खत्म, क्योंकि इनको फायर कर दिया। तो जब ये जहां जहां जाते थे तो उनका भी बिकना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। उनका भी सामान बिकना कैसा हो जाएगा, कम। और जब उनका भी सामान बिकना कम होगा तो वो जिस फैक्ट्री से खरीदते थे वो फैक्ट्री भी फिर क्या करेगी, कम बनाएगी, है ना। और वो फैक्ट्री फिर कम बनाएगी तो फिर उसमें जो लगने वाले एम्प्लॉय है फिर उनको भगा देगी, वो भी क्या करेगी, एम्प्लॉय को भगाएगी। फिर उन एम्प्लॉय की इनकम फिर कम हो जाएगी, फिर कम होगी, फिर यही पैटर्न चलेगा। मतलब कुल मिला के यदि मुद्रा अविस्फीति की स्थिति बनी, मार्केट में सामान्य की तुलना में पैसा कम हुआ, तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक उद्योग सारे ही इसकी चपेट में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और सभी लोगों का माल बिकना बहुत धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। और उसमें फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में मंदी आ जाएगी। मंदी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु और सेवा की तुलना में मार्केट में पैसा कम होता है और सामान नहीं बिकता, उसको बोलते हैं मंदी। अभी आप गौर करो,
अभी कोरोना में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में सामान आमान बिक नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, मंदी की स्थिति आएगी, क्योंकि ना तो सामान बनेगा ना बिकेगा, लोगों को सामान तो चाहिए और सामान मार्केट में मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, होती, ये स्थिति बेकार बनने वाली है। तो ये तो हो गई मंदी की स्थिति, कैसे मुद्रा अपस्फीति से मंदी कनेक्टेड, वो आपको समझ में आ गई। अब मंदी की स्थिति में किस किस को फायदा होता है, किस किस को नुकसान होता है, फटाफट नोट कर ले। मुद्रा अपस्फीति, तो अपस्फीति की स्थिति में क्या होगा, अपस्फीति की स्थिति में इसका उलट हो जाएगा, बैंक को क्या होगा, फायदा, नुकसान नहीं होगा, और ऋणी को क्या होगा, नुकसान, फायदा नहीं होगा। वो आपको समझ में आ गया होगा। ऋणदाता को क्या होगा, फायदा, और इधर नुकसान, आयात में फायदा, निर्यात में नुकसान। तो आपने देखा कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेश से उसको कोई सामान खरीदना पड़े, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका सामान ज्यादा बिके और खरीदना उसको कम पड़े। पर मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में एक तो क्या हो रहा है कि एक तो सामान कम बनेगा, मंदी की स्थिति आ रही, दूसरा क्या हो रहा है, निर्यात भी कम हो रहा है, यानी दोनों ही काम हो रहे हैं, एक तो मंदी की स्थिति आ रही, दूसरा निर्यात भी कम हो रहा है। तो कोई भी देश ये दोनों स्थिति से बचने के लिए क्या करेगा, वो ये चाहेगा कि मुद्रास्फीति बनी रहे। क्या बनी रहे, मुद्रास्फीति बनी रहे, पर ज्यादा होगी तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो फिर क्या करते हैं, हमने देखा है मॉनेटरी पॉलिसी, अभी इससे पहले पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में करती है, वो क्या करती है, एक निश्चित लेवल पर मुद्रा की उपलब्धता बाजार में क्या करती है, बना के रखती है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और इसकी मात्रा ऐसी बना के रखती है कि थोड़ी सी क्या हो, थोड़ी सी मुद्रास्फीति बनी रहे, थोड़ी सी मुद्रास्फीति बनी रहे। और इसीलिए आपने इकोनॉमिक्स की किताब में यार बार बार क्वेश्चन में देखा होगा कि वो लेता है कि थोड़ी सी मुद्रास्फीति क्या करती है, उद्योगों के लिए टॉनिक का काम करती है। काय का काम करती है, टॉनिक का काम। ये बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति टॉनिक का काम करती है, कैसे, वो आपको समझ में आ गया। तो ये थी मुद्रास्फीति और अपस्फीति, कैसे महंगाई और मंदी से कनेक्टेड है, और क्यों थोड़ी सी मुद्रास्फीति बाजार में बनी रहना चाहिए ताकि मंदी ना आए और निर्यात में प्रभाव ना पड़े। अब हम एक रूल देखते हैं, ग्रेसन का रूल। ये भी आपकी कहीं ना कहीं करेंसी से रिलेटेड है, मैं आपको इसके बाद करेंसी भी पढ़ाऊंगा। ग्रेसन का रूल और आप देख लें फटाफट। ग्रेसन एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने ये कहा था कि अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से प्रचलन में बाहर कर देती है, यानी जो भी बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाजार में प्रचलन से बाहर कर दे। अब अच्छी और बुरी मुद्रा से मतलब समझ लो, 1,000 रुपए, अरे अपने यहाँ तो 2,000 का नोट चलता था, 2,000 रुपए का नोट, क्या इसकी ओरिजिनल कीमत 2,000 रुपए है? नहीं। अब आपको याद होगा थोड़ा बहुत देर में, करीब 20 रुपए का ये बन जाता है। ओरिजिनल कीमत इसकी कितनी है, 20 रुपए, पर चलता कितने में है, 2,000 रुपए में। और एक दूसरा है कि 2,000 रुपए का सोना, मतलब एक इतना बड़ा सिक्का चल रहा है जिसकी कीमत कितनी है, 2,000 रुपए, और ओरिजिनल कीमत भी उसकी कितनी है, 2,000 रुपए। दोनों को आप मार्केट में चला दो, आधे 2,000 के नोट चला दो और आधे 2,000 के सिक्के चला दो, जिनकी ओरिजिनल कीमत भी कितनी है, 2,000। तो आप बताओ, जब एक आदमी के पास ये दोनों ही होंगे, 20 का नोट भी और 2,000 का नोट भी और 2,000 का सिक्का भी, और उसको 2,000 रुपए खर्च करना होगा, तो पहले कौन सा खर्च करेगा? ऑब्वियस बात है, वो ये नोट ही खर्च करेगा, वो ये गोल्ड नहीं देगा। और धीरे धीरे करके मार्केट में जितने भी सोने के सिक्के वो मार्केट से कैसे हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और धोखे से सोने की कीमत अगर जरा सी भी बढ़ गई तब तो ये सिक्के गायब हो ही जाएंगे। और यही ग्रेसम बोलता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को बाजार में प्रचलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। और उसका बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय इतिहास में मिलता है, जिसको बोलते हैं एमबीटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको ये बताना है कि इसने कौन कौन से सिक्के बंद किए थे, किस किस धातु के बने थे, किस किस धातु के सिक्के, किस किस धातु के बंद किए और किसका चालू किया। ये आपका होमवर्क है। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज क्या करे, कमेंट करे कि ये जो भारतीय इतिहास में जो एग्जाम्पल मिल रहा है एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, तो किस किस धातु के सिक्के बंद कर रहा है और किस धातु के चालू कर रहा है। तो ये था मुद्रास्फीति, महंगाई और मंदी।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जल्दी आपके लिए इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।